दो चीज ऐसी होती है जहाँ हिसाब किताब बराबर नहीं होता। उसमें बच्चा फीस देने के बाद भी गुरु का सम्मान करना भूलता नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा है, अगर कोई अच्छा वैद्य है, पूरी हम्म। तरह से आर्थिक नहीं है कि वो जैसा व्यापारी होता वैसा नहीं है, वो सेवा भाव से समाज में काम कर रहा है, तो अपनी औषधि का मूल्य लेने के बाद भी जीवन भर उसे सम्मान मिलता ही रहेगा। तो सर अब बताइए आपकी आयुर्वेदा से कैसे कनेक्शन बना, कैसे आपने शुरू किया एंड ये कैसे आप प्रोडक्ट। बहुत पुरानी कहानी है। ये बात है हम 1977। ओके। हाँ, जिस समय मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, हाँ जी। उस समय मेरी मुलाकात हुई एक वैद्य जी से, हाँ जी। पंडित वंशभूषण पांडे जी। वो हाँ वाराणसी के जी। रहने वाले थे। तो मैं 9th में था, गांव में था, तो कुछ जड़ी बूटियां मुझसे मंगवाते थे। हाँ जी। फिर जड़ी बूटियां मैं ले आता था तो बोलते थे इसको कूट दो, इसको पीस दो, इसको छान दो। तो कुतूहल जी। होता है बचपन में। हाँ जी। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि ये क्यों पिसवा रहे हो हमसे, क्या करोगे? तो बताते थे कि ये बीमारी हुई है किसी को, उसके लिए दवा बनाना है। तो वो थे तो चकबंदी में कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट होता है ना, लैंड कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट, हाँ चकबंदी जी। हाँ उसमें जी। थे, लेकिन वो वैद्य थे, खानदानी वैद्य थे। मुझे थोड़ा थोड़ा बताया करते थे। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक चीज और बताई है, हम्म। जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया वही एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आयुर्वेद की तरफ यानी मेडिकल की तरफ मैं क्यों आया। उन्होंने मुझसे पूछा, ये जो शर्ट पहने हो इसको पैसा दे के खरीदा? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा, पहनने के बाद में कभी उस दुकान पर गए? मैंने कहा क्या जरूरत है, क्यों जाने का? तो उन्होंने क्या नहीं, हिसाब किताब बराबर। आपने शर्ट लिया, उसका पेमेंट कर दिया, हिसाब किताब बराबर। बिल्कुल। दो चीज ऐसी होती है जहाँ हिसाब किताब बराबर नहीं होता। अब वो दो चीज कौन सी होती है? एक टीचिंग का जॉब होता है, उसमें बच्चा फीस देने के बाद भी गुरु का सम्मान करना भूलता नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा है, अगर कोई अच्छा वैद्य है, पूरी तरह से आर्थिक नहीं है कि वो जैसा व्यापारी होता वैसा नहीं है, वो सेवा भाव से समाज में काम कर रहा है, तो अपनी औषधि का मूल्य लेने के बाद भी जीवन भर उसे सम्मान मिलता ही रहेगा। हाँ जी। उस समय मेरे मन में आया कि या तो मैं टीचर बन जाऊं या फिर वैद्य। ठीक, गलती से मैं इंजीनियर बन गया, ओके। लेकिन कभी आयुर्वेद पढ़ना मैंने छोड़ा नहीं। जो डिग्री वगैरह ली वो भी सब गड़बड़ हो गई। नेचुरोपैथ का काम मैं शुरू से करता रहा, और नेचुरोपैथ आयुर्वेद से अलग नहीं है। नेचुरोपैथ बहुत बड़ा है, जो आंख से दिखता है वही दवा है। फिर मुझे लगा कि मैं औषधि के क्षेत्र में काम कर सकता हूँ, और इसमें केवल औषधि का मूल्य लेने के बाद हिसाब किताब बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। अगर बिल्कुल। सेवा की नीयत से समाज के हित के लिए आप कोई चीज बना रहे हैं और उचित मूल्य ले रहे हैं, तो आपको सम्मान भी साथ में मिलता है। यहाँ से मेरी बिल्कुल। जर्नी शुरू हुई नेचुरोपैथ बनने की 1977 से। सही है। तो अब क्या करते हैं सर आप? नहीं, अभी श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला करके एक कंपनी है, उसका पार्टनर हूँ, और उसमें जो भी फार्मुलेशन है वो मेरा ही है। मैंने शुरू से ओके। ये सोचा है कि काम वो करो जो दुनिया नहीं करती। किसी पुस्तक बिल्कुल। में मैंने पढ़ा था कि जो दुनिया काम करती है वही काम आप करते हो, तो जो दुनिया कमाती है वही आप कमाओगे। बिल्कुल। अगर आपको दुनिया से अलग कुछ कमाना है तो दुनिया से अलग काम भी करना है। बिल्कुल। मुझे ये दिखा, मैं कभी पंजाब वगैरह में सेवा करने जाया करता था, फ्री कैंप्स लगते थे, तो बड़ी बूढ़ी माता जी लोग आती थी, 70 साल, 75 साल, 80 साल। उन्हें कुछ तकलीफ होती थी, किसी को घुटने में, किसी को कमर में, किसी नाना प्रकार की तकलीफें। आप जानते हैं ओल्ड एज में क्या तकलीफें हो सकती। तो मैं देखता था कि अपर लिप्स में उनके बाल हैं, जेंट्स की तरह से, जैसे मूंछ होती है ना, उस ढंग से बाल। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने सोचा कि अगर ये बाल हट जाएं जड़ से तो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। फिर मैंने उसको खोजना शुरू किया, तो बहुत सारे फार्मूले मिले, उस पर काम किया।
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ग्रंथों में कुछ गलत लिखा है, लेकिन विधि नहीं लिखी है। तो फिर 5-6 साल मेहनत करके और परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए एक ऑयल बनाया R2Z, और फिर पंजाब गया, उन लोगों से मिला, माता जी लोगों से। तो उन्होंने कहा, बेटा हमने तो अमृत चख लिया है, और तुम्हारी ये जो दवा है ये बालों को जड़ से निकालने के बाद लगानी पड़ती है, तो हमारे लिए तो बेकार, हम तो बालों को छूते भी नहीं। मैं बहुत निराश हुआ। फिर यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना शुरू, और बाद में पता चला कि 25 से 40% जो नई उम्र की बेटियां हैं, आप समझ लीजिए कि 20 साल से लेकर के 40 साल तक, मैं तो 64 का हूँ, हमारे लिए बेटी है। तो ये जो बेटियां हैं, इनमें 40% बेटियां परेशान, अनवांटेड हेयर की वजह से। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर ये तो पीसीओडी के कारण से। अच्छा, पीसीओडी की आयुर्वेद में दवाइयां बड़ी सरल, हमारी कंपनी भी बनाती है, श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला की वेबसाइट जो sivaayurveda.com है, उस पर ये मिल जाएगा। बहुत सरल औषधि है, और इसकी वजह से, पीसीओडी की वजह से बाल नहीं आते। पीसीओडी को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयां खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से बाल आते हैं। अगर वो दवा गूगल में डालेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स में अनवांटेड हेयर भी है। ये फिर मैं करता रहा। मेरे दिमाग में बहुत पहले 2005 में एक बात आई थी कि कोई कितना भी सुंदर हो, अगर बाल नहीं है तो भी परेशानी है। मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते, सुंदरता के लिए बाल तो जरूरी है। उस समय मैंने 2 औषधियां बनाई थी। एक हेयर फॉल के लिए, जो फर्स्ट एप्लीकेशन में हेयर फॉल को 0 कर देता है। और फिर कई लोग बोलते थे डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से गंजापन आ रहा है। तो डैंड्रफ के लिए एक औषधि बनाई जो एक एप्लीकेशन में ही डैंड्रफ को खत्म कर देता। 99% का रिजल्ट है, किसी एक आध को लाभ नहीं मिले लगाने के तरीके में। यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर वैद्यों के बीच में उठना बैठना था, तो लोग नई नई चीजें बोलते थे कि इस समय ये औषधि गड़बड़ है, इस समय ये औषधि गड़बड़ है, और अगर ये भी बन जाए तो। मैंने पाइल्स के लिए बहुत अच्छी औषधि बनाई। लीवर के लिए तो आप देख लें, कोई भी पैथी हो, वो सब आयुर्वेद पर ही निर्भर है। और औषधि बनाने के लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी नहीं है, और रिसर्च करने के लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी नहीं है। शासन के नियमों के हिसाब से अगर फैक्ट्री आप लगाते हैं औषधि निर्माण की, तो वहां आपको बीएमएस डॉक्टर चाहिए, जो मेरे पास है। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं, कोई दवा प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आपको वो बीएमएस डॉक्टर चाहिए। लेकिन आप कोई रिसर्च करते हैं, उसके लिए कौन सी डिग्री? तो फिर मैं रिसर्च में लगा रहा, और बहुत सारे प्रकार के, खासकर तो बालों के लिए मैंने काम किया। बाल गिरने से रोकना, डैंड्रफ खत्म करना, या फिर अनवांटेड हेयर को हमेशा के लिए खत्म करना, इस पर मैंने काम किया। स्किन के लिए कुछ औषधियां हैं। आजकल हर व्यक्ति सुंदर होना चाहता है, सुंदर होने का मतलब ढेर सारा पैसा खर्च कर, पर आयुर्वेद अपना अपने यहाँ का, अपने देश का है, और उसमें जो औषधियां हैं हमारे किचन में भी है, पंसारी क्या भी मिल जाती। तो चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कुछ चीजें हमने वो की। स्किन को हम नहीं हटाते, लेकिन जैसा है, जो ब्यूटी पार्लर में 1000 रुपए में काम होता है, वो सस्ते में अगर किचन में 2 रुपए में हो जाए तो क्या बुरा। तो मैं ये भी देखता रहा कि अपने देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, और आयुर्वेद न तो अमीर को देखता है, न गरीब को देखता है, सबको समान भाव से देखता है। तो जब से ये वैद्य बनने के अंदर वो इच्छा पैदा हुई 77 में, तब से मैं देखने लगा कि भाई पैसे से कोई ठीक नहीं होता, दवा से ही होता है। और दवा अगर ठीक है, आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर है और दवा अच्छे प्रकार से बनी है, तो 1 रुपए की दवा भी काम कर सकती है, और नहीं तो लाख रुपए की दवा भी बेकार है। तो मूलतः मैंने सेवा कार्य के निमित्त अपना रिसर्च चालू किया, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला हैदराबाद। मजा आ रहा है। बट हाँ, आपका नहीं था कि आपको पैसे कमाने हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत अमीर होना है, या फिर बहुत फेमस होना है जिंदगी में? नहीं, अमीर होना तो मेरी कंपनी को है,
कोई भी कंपनी किस लिए खुलती है? व्यापार करने के लिए। और व्यापार व्यक्ति क्यों करता है? पैसे के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला है उसका काम है व्यापार करना। और श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला में निर्णय होता है कि इस रोग की कोई अच्छी दवा बन सकती है क्या, जो दूसरों के पास नहीं है, या दूसरों के पास है तो उससे अच्छा क्या है। तो मैं रिसर्च में लग जाता हूँ, रिसर्च अपना सक्सेस होता है। जैसे डायबिटीज के लिए मैंने कैप्सूल बनाया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने देखा कि जिनका HbA1c 14 था, वो आकर के 8.5 8.3 पर आ गया 1 महीने के अंदर। तो शुगर लेवल भी कंट्रोल हो रहा है, HbA1c भी कंट्रोल हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 आध साल तक खा लें तो वो डायबिटीज से मुक्त भी हो सकते हैं। मैं दावा करूंगा तो उस पर केस हो जाएगा। इसलिए मैं पहले कहना चाहता हूँ कि मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास करने के लिए कोई लाइसेंस लगता है क्या? वो तो लगता है। तो हम अच्छा काम करने के लिए लगे हुए हैं। तो डायबिटीज की कैप्सूल बनी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दर्द का तेल, अब मैंने देखा कि बहुत प्रकार के तेल हैं। कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी ऐसी नहीं है जो तेल ना बनाती हो। दर्द का तेल तो सभी लोग बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। तो हमने उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा दर्द के तेल कि क्विक रिएक्शन होना चाहिए। लगाया और 5 मिनट में रोगी को बोलना चाहिए कि बहुत आराम है। ये सोच करके मैं तेल बनाया, बहुत अच्छा, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो व्यापार तो मुझे करना है, मुझे डीलर भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए, और पूरे देश में मुझे फैलना है। तो ये काम किसका है? श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला। और मैं श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला का पार्टनर हूँ, लेकिन साथ में वैद्य भी हूँ। तो जब आप मुझसे व्यापारी बन के काम करेंगे तब हम बोलेंगे कि नहीं, हमें तो डीलर भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए, हमें तो माल बेचना है। लेकिन जब वैद्य की स्थिति में आप मुझसे बात करेंगे तो मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये मेरे 2 ग्रुप बन गए हैं। कनिष्क जी पूरा फाइनेंस और मार्केटिंग का सब देखते हैं। कनिष्क जी से आपकी बात हुई होगी। तो मेरी कंपनी पूरे देश में डीलर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना चाहती है। कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं, दर्द के लिए है, पाइल्स के लिए है, लीवर के लिए है, डायबिटीज के लिए है, बालों के लिए तो स्पेशली अपने पास बहुत अच्छी चीज, तीनों चीजें हमारी बहुत अच्छी है, तो दूसरों के पास नहीं है। और उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि अगर कुछ जैसे वेट लॉस के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा है, सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी 2-3 प्रोडक्ट मेरे पास बहुत अच्छे हैं। तो जो दूसरों से अलग है, दूसरों से बेहतर है, इसमें दोनों चीजें, हमारा व्यापार भी छिपा हुआ है और रोगी का लाभ भी छिपा हुआ है। मैं कंपनी से कहता हूँ कि आप बोलिए बनाना क्या है, जो समाज में नहीं है उस पर हम रिसर्च करते हैं, लॉन्च आपको करना है। तो एक पार्टनर अगर हमारा फाइनेंस और मार्केटिंग देख रहा है तो मैं तो रिसर्च में लगा हुआ हूँ। फिर वैद्यों के साथ मिल करके उन्हें सैंपल देना, उनका रिजल्ट लेना कि हमने ये चीजें मिला के ये औषधि बनाई है, अब 10, 15, 20, 50 रोगियों पर ट्रायल कर लीजिए, उनकी हरी झंडी मिल जाती है। फिर फार्मूला बना के जो हमारी कंपनी के वैद्य हैं उनको देता हूँ कि आप इस पर साइन कर दीजिए, और वो फार्मूला पास करवा के फिर प्रोडक्शन। तो जो शासन के नियमों के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है। फैक्ट्री का लाइसेंस है, हमारे पास BMS डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, लेकिन रिसर्च में अकेले करता हूँ, इसमें बहुत टाइम लगता है। और रिसर्च करने के बाद मैं अपनी कंपनी को सीधे नहीं देता हूँ, वो रेप्यूटेड वैद्य और डॉक्टर्स हैं उनको देता हूँ कि आप देखिए, और उनसे बातचीत करता हूँ कि हमने ये चीजें इसमें मिलाई हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि मैं कैसे अपने मरीज पर ट्रायल करूं। जैसे त्रिफला बनाया मैंने, तो सारे लोग त्रिफला, एक आंवला, एक वैड़ा और एक हरा, तीनों बराबर अनुपात में लेते हैं। मैंने जब वाग्भट संहिता पढ़ा तो वाग्भट संहिता में ये बताया गया कि अगर त्रिफला 1, 2, 3 के अनुपात में बनाया जाए तो लंबे समय तक खाया जा सकता है, और त्रिफला केवल पेट साफ करने की दवा नहीं है, यानी कॉन्स्टिपेशन हटाने की दवा नहीं है।
ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कायाकल्प तक में काम करती है। लेकिन त्रिफला का अनुपात हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 3 भाग होना चाहिए। तो मैंने ये बनाया। जब वैद्यों के सामने हम अपना त्रिफला लेके गए तो उन्होंने कहा भाई कोई नहीं बना रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बना रही है, अब बना रहे हो बहुत अच्छा है। और मेरा प्रोसेस भी वही है। ये उस द्रव्य जो है हरड़, बहेड़ा, आंवला जंगल से इकट्ठा करना, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, क्योंकि जंगल में कोई न खाद डालने जाता है न पेस्टिसाइड छिड़कने जाता है, ये नेचुरल पैदा होता है, वही हम लेते हैं। उसके बाद अपने हम इसे धुलाते हैं, सुखवाते हैं। सूखने के बाद फिर उसको तोड़वाते हैं कि गुठली निकल जाए, और गुठली निकालने के बाद फिर पिसवाते हैं, और पिसने के बाद छनता है, और छन करके फिर वजन करते हैं, और उस वजन को हम 1, 2, 3 का अनुपात, अगर हम पहले ही हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 3 भाग करके और सीधे पिसवा लें तो ये 1, 2, 3 अनुपात का नहीं। तो जो शास्त्रोक्त पद्धति है उससे हम बिल्कुल अलग नहीं जाते, उसी तरीके से हम उसी पद्धति से औषधि का निर्माण करते हैं। इसलिए मेरी कोई भी औषधि बहुत बढ़िया। अभी एक हेल्थ टॉनिक भी मैं बना रहा हूँ तो बच्चों के लिए, उसमें मैंने मुख्य औषधि उसमें महुआ है। महुआ जंगल में खूब होता है और उसमें बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, आयरन है, फिर उसमें एनर्जी के लिए एक प्रकार से ये कहिए कि जो एनर्जी ड्रिंक्स मिलते हैं ना कि दूध में डाल के वो उन सब से अच्छा है। तो उसको बेस मान करके मैंने एक जनरल हेल्थ टॉनिक बनाया जिसको बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेडी, जेंट्स कोई भी ले सकता है। अभी उसका ट्रायल चल रहा है, तो जब उसका ट्रायल पूरा हो जाएगा तब मैं अपनी कंपनी को दूंगा। उसके बाद कंपनी उसका लाइसेंस लेगी, फिर बनाएगी और फिर वैद्यों के पास सैंपलिंग करके और आगे हम मार्केट चलेंगे। तो जो चीज मार्केट में नहीं है वो एक तो वहां पर मेरा ध्यान रहता है, दूसरा मार्केट में है लेकिन वैद्य जिस क्वालिटी की औषधि चाहता है उस क्वालिटी की नहीं है, उस पर मेरा ध्यान रहता है। तीसरा, कम से कम पैसे की दवा बने जिससे कि हर प्रकार का रोगी प्रयोग कर सके। जैसे हमारा गुलाब जल है, अब हम गुलाब जल में केवल 2 चीजें प्रयोग करते हैं, एक तो गुलाब का फूल वो भी देसी, और दूसरा नर्मदा जल, क्योंकि मेरी फैक्ट्री नर्मदा के पास में, मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी है, वहां से मैं जल मंगाता हूँ, उसी में प्रोसेस करता हूँ। तो बिल्कुल ओरिजिनल गुलाब जल और मार्केट से 1/4 रेट हम दे रहे हैं। यानी क्वालिटी भी चाहिए, रेट भी अच्छा होना चाहिए और कंपनी को भी कुछ बचना चाहिए। देखो कंपनी बोलेगी भाई कैसे पार्टनर हो, कंपनी का नुकसान करके कैसे व्यापार। तो जब व्यापार की बात आती है तो व्यापार कौन कर रहा है? मेरी कंपनी। मैं क्या कर रहा हूँ? सेवा। बिल्कुल। आजकल के ऑडियंस में या बच्चों में क्या चीजें देखते हो कि लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, उनको क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है? बच्चों को सिर्फ एक छोटी सी चीज, बहुत सारे लोग शिकायत लेके आते हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, सुनता नहीं है। तो बच्चों में जो सबसे बड़ी दिक्कत, देखिए मैं भी जब छोटा था तो स्कूल जाता था और समय होता था 10 बजे, तो सुबह खूब खेलने के लिए टाइम मिलता था, खाने के लिए टाइम मिलता था, बढ़िया था। अभी जो स्कूलों का टाइम है वो वेस्टर्न स्टाइल में हो गया है कि 7 बजे 6 बजे उनका स्कूल है, तो उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। माँ सीधे उठाती है, मुंह पर पानी मारती है, कपड़े से पोंछती है और सीधे उनका, और माँ भी ताजा खाना तो नहीं बना सकती, ब्रेड बटर ये वो कुछ न कुछ चीजें उनके लिए रख दिया। तो भले ही करोड़पति व्यक्ति हो लेकिन उसका पोषण पूरा नहीं हो पा रहा, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो चिड़चिड़ा तो होगा। दूसरी चीज, एक समस्या बच्चों में बहुत भयंकर है, वो है कब्ज। वो क्या है? कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। यानी कोई बच्चा स्कूल में जाके फ्रेश होता है, कोई स्कूल से लौटता है जब 1 बजे 12 बजे 1:30 बजे, फिर वो लैट्रिन में जाता है, जब प्रेशर बनता है तब उसे जाना है। ये इससे भयंकर बीमारियां होती हैं। कब्ज महारोग है,
इससे बड़ा रोग कोई नहीं है। कब्ज से एसिडिटी, गैस, अपचन, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की एक लिस्ट बनाते जाइए। तो मैं तो कहता हूँ कि लिस्ट बना के रखा होता तो आपका ये पॉडकास्ट ही खत्म हो जाता। तो कब्ज भयंकर बीमारी है, महारोग है। कब्ज लोगों को समझ में ना आवे तो कॉन्स्टिपेशन अंग्रेजी में बोलेंगे तो जरा आजकल एडवांस हो गए, उन्हें बहुत बढ़िया समझ। तो बच्चों को ये समस्या रह, बच्चे बीमार नहीं है, मैं उन्हें रोगी नहीं कह रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ उससे कि अगर मेरी बात को लेके अपने बच्चे को रोगी समझ, बच्चा रोगी नहीं है, लेकिन हमने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो जाके फ्रेश हो जाए। वो गलती हमारी है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चे को थोड़ी सी चीज, कुछ रात को दूध पीने की आदत डालो, मोबाइल उसे मत दो। 10 बजे के बाद कोशिश करो कि आपका बच्चा सो जाए, कितना भी होमवर्क स्कूल से कॉलेज से मिला हो उससे बोलो कि ना 10 बजे सोए तो 11 बजे तक तो सो ही जाए। बेडरूम में टीवी मत लगाओ और दवा के नाम पर दूध देना शुरू। और अगर और दवा की जरूरत है तो इसबगोल की भूसी उसमें डाल दो। कुछ बच्चे नहीं खाते तो ना खाओ। और सुबह जल्दी से जग करके जो घर का बना हुआ कोई नाश्ता है उनके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हेल्थ टॉनिक तो हम बना ही रहे हैं बच्चों के कुपोषण के लिए। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डालिए। मार्केट में जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट हैं उन सब से अच्छा शास्त्रोक्त पद्धति से बना है, आयुर्वेद है, कोई भी धार्मिक चीजें उसमें हमने प्रयोग नहीं की। तो बच्चों का सिर्फ पेट साफ रखने की व्यवस्था उनकी माँ उनके पिताजी कर लें, उनके बच्चे को कोई समस्या। बिल्कुल। आप देखते होंगे जो गुरुकुल है या आवासीय विद्यालय है वहाँ के बच्चे क्यों स्वस्थ रहते हैं? वो इसलिए कि वहाँ ड्यूटी लगाई गई, कितने बजे जगाना, उन्हें 6 बजे मैदान में जाना है ना, 5 बजे जगाते। और वहाँ जो आया होती है, जो उनकी देख रेख करने वाली लेडी है, वो सबसे पूछती है लेटिन जाके आए कि नहीं, मंजन किया कि नहीं, नाखून काटा कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजें आजकल तो नहीं होता है। मेरे समय में होता था, हम लोग छोटे छोटे थे तो नाखून चेक होते थे और दूसरे दिन फिर जिसके नाखून बड़े होते थे उसका नाम लिख लेते थे और दूसरे दिन फिर से चेक होता। ठीक है, आजकल अगर नाखून चेक करने लगे तो मीडिया वाले आ जाएंगे कि आपके स्कूल में हमने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है कि नाखून दिखाने के लिए। और हेल्थ का ध्यान तो नाखून में भी मैल मिट्टी जमा हो जाती है, जो खाते हैं तो मुंह में जाती है, फिर पेट की बीमारियां। तो खान पान हम सुधार लें, दिनचर्या सुधार लें, सही समय पर सोएं, सही समय पर जगें और कब्ज न रहने। इसके लिए जो औषधि चाहिए हमारी कंपनी सब बना रही है। बिल्कुल। और टीनेजर्स का जैसे व्हाइट हेयर्स का आ जाता है, अर्ली व्हाइट हेयर, उसके लिए आपने कुछ रिसर्च की? व्हाइट हेयर के लिए देखिए, अगर हम एक बात करें कायाकल्प, तो केवल आयुर्वेद में कायाकल्प है, बाकी कहीं नहीं है। और किसी पैथी में आपको कायाकल्प का नाम सुनने के लिए मिला क्या? नहीं। कायाकल्प क्या है? ये जो मेरी काया है, बॉडी है, जीर्ण शीर्ण हो गई, थक गई, बूढ़ी हो गई, इसको फिर से नया करना, इसका कल्प करना, जीर्णोद्धार करना। बिल्डिंग होती है ना, 10 साल पुरानी हो गई तो रेनोवेशन होता है, तो बिल्डिंग फिर से नई दिखने लगती। तो कायाकल्प में केवल एक चीज नहीं है, बाल सफेद हो गए, ग्रे हो गए, लेकिन उसको काला चाहिए, तो ये भी कायाकल्प के अंतर्गत ही आता है। हड्डी कमजोर हो गई, मजबूत चाहिए, ये भी कायाकल्प के अंतर्गत है। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई लेकिन उसे यंग दिखना है, तो क्या करें, ये भी कायाकल्प के अंदर आता है। तो कायाकल्प के लिए मैंने बहुत सारा काम किया है। मैंने आपको बताया ना कि मेरा मुख्य जो विषय रहा है शुरू से, ब्यूटी कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट हेयर। आप बोल ही नहीं, इमेजिन ही नहीं कर सकते ब्यूटी को। तो बाल अगर काला चाहिए तो काला मिलेगा। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ, मेरी उम्र हो गई 64 साल। ठीक, लोग कहेंगे अगर काला हो सकता तो सफेद बाल लेके क्यों बैठे हो पॉडकास्ट में, क्यों झूठ बोल रहे हो?
ये झूठ नहीं, हमारे ग्रंथ की व्यवस्था है। लेकिन हम किसी से कहेंगे कि आप इतने बजे सो जाओ, तो बोलेगा नहीं सो सकते। मैं कहूंगा त्रिफला खाओ रात में, बोलेगा मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आप तो पैसे ले लो और कोई ऐसी चीज दे दो कि हम एक बार लगा लें और जीवन भर के लिए बाल काले हो जाएं, तो मैं जादूगर हूं। मैं छोटा सा वैद्य हूँ, इस पर रिसर्च करता हूँ। जिन्होंने मेरी बात मानी है उनके बाल काले, एक नहीं सैकड़ों लोग हैं। कुछ बताओगे टिप्स, लाइक क्या क्या करना चाहिए? मैं तो छोटी चीज बता देता हूँ। अभी आपके बाल काले हैं, नहीं, आप मेरे बीच में है वाइट। हाँ, मेरे कुछ बीच में है वाइट यार। हाँ, हाँ। अगर आपको लगता है कि जीवन भर ये काले ही पड़े रहें, तो मैं छोटी सी चीज बता देता हूँ। सुबह सुबह अमल की रसायन लेना शुरू कर दीजिए। अमल की रसायन सभी कंपनियां बनाती है, उसमें कुछ भी नहीं है, आंवले का चूर्ण है और उसमें आंवले के रस की भावना दी गई। तो 1 चम्मच अमल की रसायन शहद के साथ में लेकर के और उसके ऊपर दूध पीना, रात को गर्म पानी से त्रिफला खाना है, ठीक है। और बाल आपका त्रिफला के पानी से बाल धोते रहिए। 3 काम करिए, जीवन भर आपके बाल काले ही पड़े रहे। अच्छा, एक चीज और समझिए कि बहुत सारे संत महात्माओं के बाल, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बहुत सारे संत महात्माओं के बाल आपने काले देखे होंगे, पता लगा उम्र 55 की है, 57 की है, 60 की है, लेकिन बाल काले, ठीक। तो ऐसे 1-2 लोगों का सामना हुआ, मैंने देखा कि उनके बाल काले हैं, उम्र बहुत है, मुझसे भी 1-2 साल बड़ी उम्र, लेकिन फिर भी बाल काले। तो जब मैं पता लगाना शुरू किया, उनके लिए रिसर्च करना शुरू, तो पता लगा उन लोग तो नमक खाते ही नहीं। अब हम ग्रंथों की तरफ बढ़े तो पता लगा कि जितना नमक, यानी सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी नमक है, तो जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उतना तो परमात्मा ने ऑलरेडी फल और सब्जियों में दे रखा, तो हमें नमक खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है तो आप थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते, पर हम करते क्या है, बचपन में चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आता है या जो मार्केट में उपलब्ध है, बड़े चाव से लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नमक बहुत होता है। अगर किसी नमकीन में नमक नहीं है तो कौन खाएगा? पानी पूरी में नमक हटा दो, कौन खाएगा? तो हम आवश्यकता से ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से जो बालों को कलर देने वाली ग्रंथियां हैं वो समय से पहले निष्क्रिय हो जाती है, और निष्क्रिय हो गई तो बाल सबके सफेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, बाल सबके सफेद होते हैं। तो जो हेयर रूट है, हेयर रूट के बगल में एक ग्लैंड और होती है छोटी सी पिगमेंटेशन के, और बाल हमारे अंदर से खोखले होते हैं, तो वो जो पिगमेंटेशन है बालों के बीच में आता है और किनारे तक पहुंचता है, इसलिए हमें बाहर से अपने बाल काले दिखते। जैसे आपकी पर्सनली ले लीजिए टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर काला कलर भर दीजिए तो टेस्ट ट्यूब कैसा दिखेगा? काला। उसी ढंग से हमारे बाल होते हैं। तो वो पिगमेंटेशन जनरेट करने वाली, पैदा करने वाली जो ग्लैंड है वो समय के पहले इनएक्टिव हो गई। इनएक्टिव क्यों हुई? क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान गड़बड़ हो गया, हमने नमक जम के खाया। उन संतों महात्माओं का जब अध्ययन किया तो पता लगा वो नमक तो खाते ही नहीं, अब उनके बाल 60 साल 65 साल की उम्र में भी काले। तो पहली चीज, नमक का परहेज करना शुरू करिए, जब आवश्यक हो तभी नमक खाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप संत महात्मा बनिए, लेकिन जितना खाते हैं उसमें भी कम। पैकेट वाली जो चीजें हैं उन्हें छोड़ दें। घर पर वैसे भी कम नमक प्रयोग होता है, दाल सब्जी में बहुत ज्यादा नमक नहीं होता। नमक कहाँ पर है? पापड़ में नमक है, तीन में नमक है, अचार में नमक है, इन चीजों में धीरे कम करें। और दवा के नाम पर केवल अमल की रसायन सुबह सुबह, रात में त्रिफला चूर्ण, और बाल धोने के लिए रोज नहीं धो सकते तो हफ्ते में 1 दिन कम से कम त्रिफला के पानी से बाल धो, इतना करते ये जीवन भर आपके बाल काले पड़े रहे। एंड क्या ये रिवर्सिबल होता है, लाइक व्हाइट को ब्लैक करा जा सकता है? व्हाइट बाल काले हो जाते हैं, पूरी तरह से काले। मैंने कायाकल्प का जिक्र किया, मैंने बालों का जिक्र नहीं किया है। बालों का जिक्र करता तो कोई ऐसी चीज होती जो बालों पर ही काम करे। मैं तो आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जो हड्डी पर भी काम करेगी, स्किन पर भी काम करेगी, आंखों की रोशनी पर भी काम करेगी।
कानों के सुनने की ताकत पर भी काम करे, पाचन क्रिया पर भी काम करे और बालों को भी काला बनाए। कायाकल्प मतलब संपूर्ण शरीर हमारा। अब ये एक हड्डी तो हमारी मजबूत है। अरे भाई हड्डी मजबूत है, आप सिंपल आयुर्वेद को समझिए कि जहाँ जो चीज की कमी है वो पूरा करता है और बाकी चीजें निकल जाए। ये जो आयुर्वेद की औषधियां हैं ये 5 तत्वों से मिली। क्षिति यानी पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, आकाश और वायु, यही 5 मूल तत्व हैं और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना। तो जिन चीजों से शरीर बना है उन्हीं चीजों से बनी हुई औषधि अगर हम अंदर लेंगे तो क्या होगा? जिस चीज की कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी, जिस चीज की कमी नहीं है वो पाचन होकर के बाहर निकल जाएगी। तो मैं कायाकल्प की बात कर रहा हूँ। बाल काले हो जाएंगे, बिल्कुल सफेद बाल हो। ये ज्यादातर दिक्कत कहाँ आ रही है? गांव देहात में बहुत। गांव देहात में वैसे बचपन में खूब नमक खिला देते हैं। अब बेटी की उम्र हो गई 24 साल और वो डाई लगा रही। अभी भी हमारा समाज दकियानूसी है। अगर सफेद बाल दिख रहे हैं तो उस बाप को कितनी दिक्कत हो। सच ये एक पक्ष हो गया, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। दूसरा पक्ष हो गया है कि कुछ लोग जानबूझ के अपने बाल सफेद कर रहे हैं। आजकल हरा बाल, नीला बाल, पीला बाल, कौन कौन से कलर के बाल, बहुत सारे केमिकल आ गए। उसका प्रयोग करते हैं तो बालों को पहले ब्लीच करते हैं, व्हाइट होता है, उसके बाद दूसरा कलर चलाते हैं। ये शौक साल 2 साल 3 साल के लिए होता है, जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। बाद में पता लगा कि वो तो आधे बाल तो सफेद हो, फिर वो दवा खोजने लगते हैं और दवा कहीं और नहीं, आयुर्वेद में ही। तो मैं कहता हूँ कि बालों पर अनावश्यक प्रयोग करना बंद कर दीजिए। दूसरा, बालों के लिए सबसे ज्यादा जो खराब चीज है वो है शैम्पू। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, शैम्पू ही गड़बड़ है। अपने यहाँ इंडिया में 84 के पहले शैम्पू नहीं होता, तो कोई मुल्तानी मिट्टी से धो लेता था, कोई रीठा आंवला सीकाकाई भिगा के कर लेता था, कोई बाल धोने का लिक्विड घर में बना लेता था, कोई नदी के किनारे की मिट्टी से बाल धो लेता था। फिर सीकाकाई और इस ढंग का साबुन भी मिलते थे, केश निखार वगैरह, उससे लोग बाल धो लेते थे। आज के समय में अगर आपको चाहिए कि आप ऐसा सवाल पूछे कि सब हार जाए, तो 2 सवाल मेरे पास। एक गांव का नाम बताइए जहाँ बोतल नहीं मिलती पानी की, बता सकते हैं? नहीं, हर जगह मिलती। कोई गांव बचा ही नहीं। एक बाथरूम बताइए जहाँ शैम्पू ना हो, कोई भी नहीं है। आप बता ही नहीं सकते। हर बाथरूम में शैम्पू घुसा हुआ है। ठीक, तो 84 के बाद से हर व्यक्ति बालों से परेशान है। कोई हेयर फॉल से परेशान है, कोई गंजा हो गया है, कोई सफेद बालों से परेशान है। उसके पहले ऐसी दिक्कत नहीं आती। 84 के पहले, 84 में 16 और 25 कितना हो गया, 40-41 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। आज लोग बोलेंगे कि चलो मेरे सफेद हो गए, आप तो सीधे सीधे बताओ कि काले कैसे होंगे। हम बकवास सुनने के लिए आपके पॉडकास्ट पर नहीं आए। ये सवाल होता है लोगों का, तो मैं सीधे सीधे बताता हूँ, मेरी बकवास मत सुनो, आंवले का अध्ययन करो, मेरी बात मत मानो। मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ, उसको नोट कर लो, ग्रंथों में अध्ययन करो, आयुर्वेदाचार्यों से मिलो, और कहीं समझ में ना आवे तो मेरा नंबर सबके पास है, मुझे कॉल कर पूछ लो। आमल की रसायन, त्रिफला चूर्ण, 2 चीजें याद। त्रिफला के पानी से बाल धोना है, रात को त्रिफला गर्म पानी से लेना 1, 2, 3 का, और आमल की रसायन सुबह सुबह। साल 1.5 साल 2 साल कर लीजिए, बाल काले हो जाएंगे। तेल मैंने बनाया है, नक्स लेने से बाल काले हो जाते हैं, वही तेल बालों में लगाना भी पड़ता है, लेकिन वही है, नाक में डालते हैं तो छींक आ जाती है, गंध आपकी अच्छी नहीं है। अरे हम कभी तेल बालों में लगाते नहीं हैं। ये जो चीजें हम समाज में सुनते हैं ना, मतलब जो इंग्लैंड अमेरिका वाला करता वही इनको भी करना है, वही इनको भी करना है। अरे इंग्लैंड अमेरिका की हालत, वहाँ की जलवायु, वहाँ का खान पान बहुत अलग है भाई। या तो आप पूरे देश को ठंडा बना दो, हो सकता है क्या? तो हमारे देश में तो राजस्थान में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, गर्मी के दिनों में 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है और ठंड के दिनों में माइनस में पहुंचता है। ऐसा ही बाहर भी होता है क्या? नहीं,
नहीं होता। तो सबके यहाँ का जलवायु अलग है, खान पान अलग है, दिनचर्या अलग है, ठीक है। आप उनकी दिनचर्या पालोगे और खान पान इंडिया का करोगे। अरे इंडिया का खा रहे हो तो इंडिया की दिनचर्या पाल लो। वो तेल नहीं लगाते, ये भी तेल नहीं लगाएंगे। वो क्रीम लगाते हैं, इनको भी क्रीम चाहिए। अजीब हालत है। हमारे यहाँ तो नियम था कि पहले तेल की मालिश करते थे फिर जाके नहाते थे। अभी आप किसी से बोलेंगे ट्रेन छूट जाती है हमारी। अगर हम तेल मालिश करके नहाने जाएंगे तो 3 मिनट मेरा चला जाएगा, इतने बजे मेरी ट्रेन जाती है, फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बाल काटे चाहिए, बता दो, पैसे जितना को उतना हम दे दें, वो हम नहीं कर सकते। हमने तेल बनाया, बाल काले करता है, लेकिन दिनचर्या और खान पान सुधारना पड़ेगा। नाक के लिए तेल बना, नाक में डालते जाइए, बाल काले हो जाएंगे, लेकिन दिनचर्या और खान पान ठीक करना पड़ेगा। आपके हिसाब से आयुर्वेद नहीं चलेगा। मेरा कहना क्या है कि आपको आयुर्वेद के हिसाब से चलना पड़ेगा। आयुर्वेद ने जो व्यवस्था बनाई, ठीक, मैं ट्रेन पर चढ़ता हूँ तो मुझे ट्रेन के हिसाब से जाना पड़ेगा या मेरे हिसाब से ट्रेन आएगी? ट्रेन के हिसाब से मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में जो औषधियों के वर्णन किए गए हैं, उनके लाभ लिखे गए हैं, वो पूरा का पूरा आपके लिए मिलेगा, सुरक्षित है। लेकिन आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आज मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दर्द का टैबलेट बता दो। मैंने कहा एलोपैथ में जाओ। हमारे यहाँ तो जब बैठोगे तो हम पूछेंगे कब से दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, क्या खाया था। जैसे सर दर्द हो रहा है तो कुछ लोग रात में जग लिए, सर दर्द हो रहा है, क्यों दवा खिलाऊं? मैं क्यों दवा खिलाऊं? मैं कहता हूँ रात भर जगे हो इसलिए सर दर्द हो रहा है, दिन भर सो जाओ, कल से ठीक हो जाओ। गलत तो नहीं है। अब उन्हें मैं दवा खिला दूं, वो हैबिचुअल दवा के बन गए, उन्हें रोज दवा चाहिए, फिर तो दिक्कत हो गई ना। तो खान पान, दिनचर्या, ये 2 चीजें सुधार लीजिए, बाल काले हो जाएंगे, स्किन की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आयु बढ़ जाएगी। जो आपने सोच रखा है वो सबके लिए आयुर्वेद है। मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, आयुर्वेद पर मैंने जो कहा है उसको भी आप ऐसा मत मान लीजिए कि जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच्चा है ना। आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल है जिसमें गूगल चलता है, मैंने जो बोला है उसकी सत्यता उसमें जांच। दूसरा, बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे, उनसे भी हमारी बात की सत्यता जांची जा सकती है। कि एक डॉक्टर अशोक नेचुरोपैथ थे, उन्होंने ये सब चीजें बताई, क्या सच है क्या गलत। तो मेरी कही हुई बातों की सत्यता भी परखिए, ग्रंथ पढ़ने की आदत भी डालिए। आयुर्वेद बाहर से नहीं आया, ये हमारी धरोहर है, हमारे घर पैदा हुई है, हमारे देश में पैदा हुई। चिकित्सा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब नहीं ठीक हो पाते तो बोलते हैं आयुर्वेद में भी ऐसा है क्या। तो मैं कहता हूँ मैं ये सुनने के लिए नहीं हूँ। जब कोई पैथी नहीं थी तो आयुर्वेद से लोग ठीक होते थे, और आप पढ़ लिख लिए तो बोल रहे हो कि आयुर्वेद में भी है क्या। हाँ, नाम अलग हो सकता है, किसी बीमारी का नाम अलग हो सकता है, उनके यहाँ बहुत सारे नाम है। अंग्रेजी में जरा अच्छा लगता है, उनकी दवाइयां जरा खूबसूरत है। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करता हूँ, मेरी टांग टूट जाएगी तो मैं हॉस्पिटल में ही जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है। मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूँ। चिकित्सा पद्धति क्या है, रोगी को आरोग्य देने का जो काम है उसी को हम चिकित्सा बोलते हैं, और इसके लिए बहुत सारी पैथी है और सबका उद्देश्य पवित्र है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर हम इसी पैथी से इलाज करवाएंगे इसमें नहीं है। अरे भाई, पहले किचन से इलाज कर लो। हमारा जो किचन है वो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है। एक चीज का नाम बताइए जो दवा ना हो पूरे किचन में, आप बताइए। मेरे तो वैसे भी जीके वीक है कि जो भी किचन में है सबकी सब दवा है, चाहे नमक हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे शक्कर हो, चाहे गुड़ हो, चाहे जीरा हो, चाहे मेथी हो, चाहे लाल मिर्च हो, चाहे अदरक, जो भी है, गेहूं है, चावल है, दाल, सब जो है क्या है, मेडिसिन। नेचुरोपैथी का मतलब जो नेचर ने दिया है वो मेडिसिन। पर कब उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, ये कौन बताएगा।
नेचुरोपैथ, वही काम मैं कर। तो ये रिसर्च का काम है। हमने दर्द का तेल में काम किया, बालों के लिए काम किया, हर प्रकार की जो दिक्कत है, पेट रोगों पर हमने काम किया, वेलनेस के लिए मैंने काम किया जो है। और आपका जो सवाल था ना मयंक जी, बहुत बढ़िया है। सारे लोग चिंतित हैं बालों की सफेदी से। मैं तो काला इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं 64 साल का हूँ, दिखना भी चाहिए ना। मैं अगर 20 साल का दिखूंगा और कहूंगा कि मैं नेचुरोपैथ हूँ तो आदमी बोलेगा झूठ बोल रहा है। सच्चाई सामने तो आनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं हर प्रकार की औषधि बना रहा हूँ, शास्त्रोक्त नियमों के हिसाब से बना रहा हूँ, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हुए बना रहा हूँ। अन्य लोगों से हमारी दवाइयाँ शुद्ध और सस्ती हैं और शासन के जो लाइसेंसेस हैं वो सब मेरे। किंतु मेरे दो रूप हैं। एक मेरी कंपनी है श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला, जो व्यापार कर रही है, हर कंपनी करती है, तो हमारी भी कंपनी। उसकी वेबसाइट है श्रीभट्ट-ayurveda.com, उस पर जाके देख सकते हैं। और मेरे दो रूप हैं। जो दूसरा रूप है, मैं सेवा कर। इसके आगे मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। और कोई प्रश्न है मयंक जी तो आप पूछ सकते हैं। वेट लॉस एंड वेट गेन पे कुछ बताना चाहेंगे? वेट लॉस के लिए? हाँ जी। एनीवन ऑन वेट गेन, एवरीवन वांट्स अ परफेक्ट बॉडी। तो परफेक्ट बॉडी, आप एक चीज समझिए कि कोई चीज है ना, उसका कारण आपको पता चल जाए। अगर कारण पता चल जाए तो आप उसका निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उसमें पेट्रोल नहीं है, आपको पता चल गया पेट्रोल नहीं है, तो आप गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे ना पेट्रोल डलवा के। हाँ जी। वैसे ही हमारा वजन बढ़ा क्यों? तो अगर पाचन क्रिया मंद है तो वजन बढ़ेगा, कब्ज की शिकायत है तो वजन बढ़ेगा, रात जगते हैं दिन में सोते हैं तो वजन बढ़ेगा, आवश्यकता से अधिक हम खाते हैं तो वजन बढ़ेगा। समझिए आजकल बच्चों के साथ क्या हो रहा है। उन बच्चे जब खाना खाते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा नहीं खाना खा रहा है तो माँ बाप उनके हाथ में मोबाइल दे दिए, मोबाइल की लालच में बच्चे खाना खा लेते। अच्छा, ब्रेन की एक स्थिति होती है, जब हम खाना खाते हैं तो उसी समय ब्रेन उसको पचाने के बारे में सोचने लगता है और वो सिग्नल रिलीज करता है, लीवर के लिए सिग्नल रिलीज करेगा। और पाचन क्रिया में और जो सहायक ऑर्गन्स होते हैं, आपका गॉल ब्लैडर है, उसको वो करेगा, हाथों को संकेत देगा, तो सिग्नल ब्रेन रिलीज करता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया तेज होती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोले तो मेटाबॉलिज्म, है ना। हमने ब्रेन को कहाँ लगा रखा है? मोबाइल में, फोन। हम खाते हैं तो अग्नि मंद होगी कि नहीं? बिल्कुल। फिर खाना खाने के भी कुछ नियम है, जैसे खाना खाने के पहले आप पानी मत पीजिए। अगर अभी आपने 1 गिलास पानी पिया है तो जरा आधे घंटे रुक जाइए, ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अग्नि की। अग्नि कौन सी? जठर अग्नि, जो पेट में होती है, जो खाने को पचाती है। आप चिल्ड वाटर अंदर डालते जा रहे हैं, क्या होगा? अग्नि मंद होगी, ठीक है। तो मंदाग्नि एक इतनी बड़ी समस्या है कि उससे मोटापा भी हो रहा है और कब्ज भी हो रहा है, ठीक। अगर अग्नि तेज हो, एक हवन कुंड है उसमें अग्नि तेज है, आप समिधा डालते जा रहे हैं तो क्या होगा? कितनी भी डाल दो सब भस्मीभूत हो जाएगी। लेकिन अगर अग्नि तेज नहीं है और लगातार आप समिधा डालते जा रहे हैं उस यज्ञ वेदी में, तो फिर वो ढेर खड़ा हो जाए। तो इसको आप हवन कुंड समझिए, इसमें अग्नि प्रज्वलित करिए, जो भी खाएंगे वो पच करके आपके शरीर को ताकत देगा और आपको मोटापे की समस्या नहीं आएगी। अब मोटापे की समस्या आ चुकी है, उसको कम करना है ना। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया। तो पाचन क्रिया को तेज करने के लिए, यानी कि मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए ये औषधियां हम बनाते हैं। उसका स्वाद देखिए, आयुर्वेद है तो स्वाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 से 5 किलो वजन घटता है। मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं, पैसे कुछ भी ले लो, 20 किलो घटा दो। मैंने कहा भाई मैं मशीन नहीं चलाता हूँ कि जो जमी चर्बी है उसे काट के निकाल दूं मशीन से, नहीं होता मेरे यहाँ। नेचुरल सिस्टम है,
आपकी जो अग्नि है उसको तेज करना है। अग्नि को तेज करूंगा तो जो आज खाया है उसमें फैट डिपॉजिट नहीं होगा, और पहले से जो डिपॉजिटेड फैट है वो आवश्यकता पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर के एनर्जी में आ जाएगा। तो डिपॉजिटेड फैट भी घटेगा और अभी जो खाया उसमें फैट डिपॉजिट भी नहीं होगा, तो वजन घटेगा या नहीं। उसके लिए बड़ी अच्छी चीज हमारी कंपनी ने बनाई है, फैट फ्री के नाम से, है ना। पॉडकास्ट में अगर किसी ने कमेंट करके वो किया तो उसे हम सैंपल भी भेजेंगे, अगर किसी को चाहिए तब ये डाल दीजिए, ये एडिट में काटिएगा नहीं। बिल्कुल। उसे हम सैंपल भी भेजेंगे, वो खा के खुद अनुभव कर लें 15 दिन, और उन्हें लगे कि नहीं इससे वजन कम हो सकता है तो अपना वजन कम करो। कायाकल्प की जो मैं बात किया ना, वजन बढ़ाना उसके लिए भी, वजन घटाना उसके लिए भी है। मेरे पास तो ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि लोग खाए जा रहे। एक भस्मक बीमारी होती है जो आयुर्वेद में होती है, दूसरी पैथी में ऑपरेशन करके वो बाउल को छोटा कर देते हैं। हम ये सब कुछ नहीं, हम सिस्टम को सही करते हैं। तो अगर अग्नि तेज हो गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कमजोर शरीर है मोटा हो जाएगा, मोटा शरीर है दुबला हो जाएगा। वेट लॉस भी कर सकते, वेट गेन भी कर सकते, लेकिन दिनचर्या पर ध्यान देना आपका काम है। मेरे पास एक तो लेडी आई थी, मैं मुंबई से थी, नाम लेना उचित नहीं है। उसने मुझे बुलाया कि आप एक बार घर पर आ जाओ, तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, आप इधर आ जाओ, क्लिनिक में आ जाओ। तो उसने कहा नहीं मैं घर से बाहर ही नहीं आ सकती, बहुत मजबूरी है मेरी, इसलिए हम बुला रहे हैं। मैं उसके यहाँ गया तो उसका साइज देख के मैं घबरा गया। तो मैंने सोचा कि शायद मरीज यही होगा। उसने कहा नहीं, मैंने अपने लिए नहीं बुलवाया है, मैंने अपनी बेटी के लिए बुलवाया है। किसके लिए? बेटी के लिए। तो मैंने कहा आपका वजन कितना है? तो 150, 150 किलो, और बेटी का वजन 180 किलो है। तो मैंने कहा जब तक वो आएगी तब तक उसके बारे में कुछ बता दो। तो उन्होंने कहा कि उसने आज तक पानी पिया ही नहीं है, बचपन में गलती से पिया होगा तो पिया होगा, नहीं तो पानी पिया ही नहीं। मैंने कहा फिर क्या पीती है? कि कोल्ड ड्रिंक पीती। तो मैंने फिर पूछा कि उसकी दिनचर्या क्या है, तो उन्होंने बताया कि 10 बजे के आसपास सोती है और शाम को 7 बजे जगती है। तो आप रुको, 7 बजे के बाद आएगी, एक बार देख लो। तो मैंने दूर से ही प्रणाम किया, मैंने कहा उनको मेरा प्रणाम कह देना और बोल देना कि किसी अच्छे चिकित्सक से मिले। हम तो परहेज भी बताएंगे, दिनचर्या भी बदलेंगे, जो उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए आप मेरी चिकित्सा से तो दूर। तो पॉडकास्ट में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी ये चाहता हो कि नहीं हमारी तो आदतें यही रहेंगी, आप वजन कम करने का दावा कर रहे हो, पैसे पकड़ो और दवाई दो। नहीं भाई, मैं कोई दावा नहीं कर रहा। वजन बढ़ा है अग्नि के कारण से, अग्नि मंद होने से मैं अग्नि को तेज कर। वजन बढ़ा है कब्ज की वजह से, मैं कब्ज को। लगातार आप खाए जा रहे थे, आपका ब्रेन उसको सेंस नहीं कर रहा था, अब आप लगातार नहीं खा पाए, ऐसी स्थिति आपके, यानी जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म समझ में आता है, अगर मैं पाचन संस्थान की बात करूंगा ना तो वो लोगों की समझ में नहीं आता। पाचन संस्थान क्या होता है हिंदी में बताओ, तो हिंदी में जब मेटाबॉलिज्म बोलता हूँ तो समझिए। तो मैं मेटाबॉलिज्म को सही करके अगर नेचुरल तरीके से आपका वजन 3 से 5 किलो हर महीने कम कर रहा हूँ तो दवा में तो दम है। गलत बोलूं तो अब बताना मैं उसी सिस्टम पर काम कर। तो मेरी कंपनी बनाती है फैट फ्री के नाम से, और ये जितनी भी चर्चा कर रहा हूँ ना, सब औषधियां श्रीवट-आयुर्वेदा.com पर, ये आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में एक लाइन डालना, बिल्कुल श्रीवट-आयुर्वेदा.com। और दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में कम से कम त्रिफला तो हमें त्रिफला के लिए डीलर नेटवर्क बनाना, बाकी औषधि तो लोग मांग के ले जाएंगे। त्रिफला जो 1, 2, 3 का है कोई नहीं बना रहा है। ये इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन लोग नहीं बनाते, आदत पड़ी हुई है, नहीं बनाते। तो पर हम पहुंचाना चाहिए, हमारी एक गरज है, व्यापार की नहीं, लोगों को स्वास्थ्य देने की गरज है, इसके लिए मैं प्रार्थना
और कोई समस्या हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। एंड गेन वेट लॉस का तो है, गेन का भी यही है कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। हाँ, वेट गेन भी कर सकते हैं। लाइफस्टाइल अपना ध्यान रखिए। और बहुत थोड़ी सी चीज हमारे यहाँ, तो वो अग्नि को तेज करने के लिए लीवर की दवाई लीजिए। लीवर का एक कैप्सूल है। और पेट साफ करने पर ध्यान दीजिए। चाहे त्रिफला लीजिए, चाहे ये सब गोले लीजिए। 3 से 5 किलो हर महीने बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो 3 से 5 किलो घट सकता है तो बढ़ भी सकता है। अगर हमें कोई ये लोहे की चीज है, कोई मान लीजिए प्लेट है या कोई वस्तु है, उसको हम आग देंगे तो गर्म होगी, लेकिन पानी डालेंगे तो ठंडी हो जाएगी। तो अगर हम घटा सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हो, बढ़ा सकते तो घटा भी सकते। बस ये है कि बढ़ा अपने आप है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो घटाने के लिए मेरे पास आए, और घटाया उन्होंने अपने आप घटाया है या फिर अनजाने में घट गया है तो बढ़ाने के लिए लोग आते हैं। जैसे आप 35 किलो वजन है, उम्र 26 साल हो गई, ऐसे भी लोग आते हैं। तो मैं तो सिर्फ सिस्टम को सही करता हूँ, आयुर्वेद के सिद्धांतों को पालन करने की सलाह देता हूँ। मैं कहता हूँ किसी वैद्य से मिल लो, उनसे मेरी बात करवा देना। मैं वैद्य नहीं हूँ कि जो आपको प्रेस्क्राइब करूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ ये चीजें हैं, आप किसी वैद्य से कर लो। फिर मेरी कंपनी बहुत सारी चीजें ओटीसी पैटर्न पर बनाती है। ओटीसी पैटर्न मतलब ओवर द काउंटर। जैसे बालों में लगाने वाला तेल, इसको डॉक्टर से लिखाने की जरूरत नहीं। लीवर का कैप्सूल, डॉक्टर से दिखाने की जरूरत नहीं है। त्रिफला चूर्ण, ये सारी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ओटीसी है। आप जाइए बिना डॉक्टर के उसके मेडिकल वाले से बोलिए, आपको मिल जाएगा, सेवन करिए और आपको वही लाभ मिले। फिर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर तो वही है, कभी भी सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक। बिल्कुल। कूल, देन थैंक्स अ लॉट अशोक जी, आप आए। एंड ये बहुत बढ़िया है मैम जी। और किसी भी देखें, अगर आप किसी बीमारी पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप चर्चा कर सकते हैं। किसी औषधि पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और रही बात बिजनेस स्ट्रेटजी पर अगर चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार। पर आज मैं आपके सामने एक वैद्य के रूप में आया हूँ। कभी बिजनेस प्लानिंग के लिए जब बात होगी, बिल्कुल जरूर, तो मैं बिजनेस प्लानिंग पर भी आपके साथ बात करूंगा। लेकिन पहले सेवा है, व्यापार बाद में है। कंपनी हमारी व्यापार करती है, मैं सेवा करता हूँ और मैं कंपनी का पार्टनर। बिल्कुल। आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इसको सुनने देखने वाले आपके दर्शक हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। देखें, और इसमें अगर कुछ और लगता है उन लोगों को कि इस विषय पर चर्चा हो गई होती तो वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य। बिल्कुल, वी विल श्योरली मेक अ करेंगे तो बेन जी एक मौका मुझे फिर बोलने का दें। आज तो मेरा सौभाग्य है कि बहुत अच्छी चर्चा हुई। देखिए, जब तक प्रश्न नहीं होते तब तक बोलें तो क्या बोलें। तो बहुत बढ़िया चर्चा हुई। महंक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। फिर अगले पोस्ट फिर बिल्कुल जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग।